नमस्कार। हम जिक्र करेंगे बिहार में होने वाले या ना होने वाले चुनाव का। बिहार में बहुत बुरे हाल हैं, कोरोना की वजह से भी और बाढ़ की वजह से भी। इस वक्त जो हालात हैं, बिहार में कोरोना के 94,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से भी बिहार बहुत बेहाल है। जो बिहार के 38 में से 16 ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं। 80 लाख से ज़्यादा आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित हुई है। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण जैसे ज़िलों में बाढ़ से हालात बेहद ख़राब हैं। लेकिन ऐसे में भी चुनाव आयोग का कहना है कि इलेक्शन होकर रहेंगे, वक्त पर होकर रहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि तय समय पर चुनाव होंगे। और उसमें जो कहा गया है, सुनील अरोड़ा हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक बूथ पर जो वोटर्स हैं उनकी ज़्यादातर तादाद 1000 तय करने का फैसला किया गया है, जबकि पहले 1500 था। और इसके अलावा बिहार के लिए 33,797 और एक्स्ट्रा पोलिंग बूथ बनाने का फैसला भी लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने 11 अगस्त तक जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उनसे सुझाव मांगे थे कि चुनाव हों ना हों और क्या क्या सुझाव हैं। उसके मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो चाहते हैं कि चुनाव हों। जो एनडीए की बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं बिहार में, लेकिन केंद्र में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उन्होंने चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। आरजेडी जो है, लालू यादव की पार्टी, उन्होंने भी चुनाव टालने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, उनका कहना है कि हालात सही नहीं हैं और नीतीश सरकार जो है वो खौफ के माहौल का फ़ायदा उठाना चाहती है, लिहाजा चुनाव ना हो। इस सब के दौरान बीजेपी ने मौन चुप्पी साध रखी है। उनका अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। बोला क्यों? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो चुनाव आयोग फैसला करेगा वो उसका अधिकार है। सिर्फ इस वक्त दिख रहा है कि जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो चाहती है कि चुनाव हो। उनका ये बीजेपी का ये कहना है कि इलेक्शन हो या ना हो, ये पूरा चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस पर कोई अपना वक्तव्य जारी नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि केंद्र का शासन, गवर्नर का शासन, गवर्नर सारे जो होते हैं वो बीजेपी के अपॉइंटी हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी का शासन ही हो जाएगा। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि तब वो एकदम अलग थलग पड़ जाएंगे। जब बाकी पार्टियाँ कह रही चुनाव ना हो और राष्ट्रपति शासन हो जाए, सिर्फ इकलौते वही रह जाएंगे जो कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए। बीजेपी इस वक्त चुप है इस बात को लेकर। बहरहाल देखना ये है कि इस माहौल में भी, जब कोरोना का भी ख़तरा है, बाढ़ का भी ख़तरा है, साथ जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं, जो प्रवासी मज़दूर वापस गए हैं, बिहार में गए हैं, अपने अपने गाँव में गए हैं, उनका क्या हाल है? उनके लिए कुछ हुआ या नहीं हुआ? कोरोना जल्दी से जल्दी फैल रहा है, पटना जैसे शहर में भी ये फैल रहा है। ऐसे में बिहार में चुनाव करवाना कितना उचित होगा, ये भी सवालिया निशान तो नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव होंगे। बीजेपी बेशक कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन चुनाव हो या ना हो, ज़रा जनता से भी पता कर लिया जाए कि वो चुनाव चाहती है या नहीं चाहती। हमारी सरहद जो चीन से मिलती है, उस पर जो तनाव है अभी तक कायम है। हमारे फ़ौजी कमांडरों की और चीन के फ़ौजी कमांडरों की 5 दौर की बैठक हो चुकी हैं, लेकिन हल सामने नहीं आया है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जहाँ जहाँ चीन ने घुसपैठ की है हमारे इलाके में, हालांकि प्रधान सेवक ने कहा था कि ना हमारे इलाके में घुसपैठ हुई है, ना ही कोई पोस्ट पर कब्ज़ा हुआ है। पोस्ट कब्ज़ा हुआ ना हुआ हो, ना हुआ हो, हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, अब वहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं। एक नया बफर जोन बनाया जा रहा है, एक तरह से एक नई यथास्थिति जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, स्टेटस को, वो बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हालात सिर्फ गलवान घाटी और उसके जुड़े हुए इलाकों तक सीमित नहीं है। नेपाल के वो इलाके जिन्हें हम अपना कहते हैं, नेपाल ने नया नक्शा जारी करके अपना बताया है, वहाँ पर भी चीन की फ़ौज उन इलाकों के नज़दीक उन्होंने गश्त शुरू कर दी है। ख़बरें ये भी हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के इलाके में, हमारी सीमा के नज़दीक, बहुत दूर नहीं, चीन ने सड़क बनानी शुरू कर दी है, सड़क बन रही है। ऐसे में सबका ध्यान अरुणाचल प्रदेश से हटा हुआ है, जिस पर चीन का बहुत ही पुख्ता और सबसे ज़्यादा
ताकतवर दावा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग तक का इलाका हमारा है। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज भी इकट्ठी है, हमारी फ़ौज भी इकट्ठी हो रही है LOC पर। हमारे कमांडर कह रहे हैं कि ये बात लंबी चलेगी। अब लंबी चलेगी बात का मतलब क्या हो सकता है? मैं थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारे जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने, विक्रम मिस्त्री नाम है उनका, एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उन्होंने मुलाकात करी है कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी लियू जियानचाओ से मुलाकात की है। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने तो मुलाकात कर ली लियू जियानचाओ से। इधर हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, एस जयशंकर, उन्होंने जो बात की थी विदेश मंत्री से, तो विदेश मंत्री ने ये कहा है कि जिन्होंने सीमा में घुसपैठ की है, ये चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं, उनको जिम्मेदार ठहराए पहले भारत की सरकार, यानी वो हम पर कह रहे कि हमने घुसपैठ की है। इनका कहना है, वी अर्ज द इंडियन साइड टू कंडक्ट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, होल्ड द वायलेटर्स अकाउंटेबल, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन द फ्रंट लाइन ट्रूप्स एंड इमीडिएटली स्टॉप ऑल प्रोवोकेटिव एक्ट्स टू इंश्योर सच इंसिडेंट्स विल नॉट अकर अगेन। हम भारत से कहना चाहते हैं कि पूरी जांच और पड़ताल करे कि कौन लोग थे जिन्होंने हमारी सीमा में घुसपैठ करी, फौजी, उन पर एक फ़ौरन कार्रवाई की जाए फ्रंटलाइन ट्रूप्स पर, और जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भड़काने वाले कदम हैं, वो कदम उठाने बंद करें। अब इसको क्या कहें? आप हमारे घर में घुस आए हैं और आप हम ही से कह रहे हैं। चीन की नीति ये रही है, उनका ये भी कहना है हाँ कि आधे आधे रास्ते मिलते हैं। अब चीन की नीति ये रही है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, और ऐसा करते करते वो हमारे इलाके में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक मानने को कोई यहाँ तैयार नहीं है, और सिर्फ इस स्तर पर बात हो रही है कि फ़ौजी कमांडर जो हैं वो बात कर रहे हैं, या हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी से बात की है, या हमारे विदेश मंत्री ने टेलीफोन पर बात की थी चीन के विदेश मंत्री से। अब क्या फ़ौज के कमांडरों के स्तर पर ये समस्या का हल निकाला जाएगा या मिलेगा? क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर ही इसका हल मिलेगा? क्या सिर्फ विदेश मंत्री स्तर पर इसका हल मिलेगा, या कुछ और करने की ज़रूरत है? हमारा इशारा साफ है, हम कह रहे हैं, इशारा भी नहीं कर रहे, साफ कह रहे हैं कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने मिलकर जो पींगें झूले में बैठे थे, पींगें ली थी अहमदाबाद में, उसके अलावा भी मुलाकातें होती रही हैं। इस स्तर की बातचीत हो तब बात बनेगी, क्योंकि सिचुएशन, स्थिति जो है, हालत जो है, गंभीर है। सरहद पर पाकिस्तान भी उधर से निगाह गड़ा के बैठा हुआ है, नेपाल भी अपने तेवर दिखा रहा है। ऐसे में इस स्तर पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और हमारे ट्रूप्स सर्दियों में भी वहाँ रखेंगे। हमारे जो कमांडर हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं सेना के, ऊंचे अफसर, आला अफसर, वो कह रहे हैं कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग हॉल, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारा ये पूछना है कि उस शॉर्ट हॉल जो था, जब चीनी फौजी हमारी सीमा में आ गए थे, जिसको हम अपना इलाका कहते हैं, फिंगर 8 से आगे आ गए थे, उस शॉर्ट हॉल पर कोताही किसने की? क्यों हुई कोताही? लॉन्ग हॉल तो हमें समझ में आता है कि सर्दियां आ रही हैं, फौज तैनात रहेगी, धीरे धीरे तैनाती बढ़ेगी। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, मैं आपको बताऊं, हमारे एक रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है, प्रवीण सानी, उनका मानना है कि हमारी फ़ौज के पास जो है ना, इंतज़ार करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, दूसरा विकल्प नहीं नज़र आ रहा। भारत चीन को सिर्फ और आगे बढ़ने से रोक सकता है, पीछे जाने के लिए नहीं मजबूर कर सकता। हालांकि ऐसा कर पाना भी आसान नहीं होगा। वहीं शंघाई म्यूनिसिपल सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर वांग देहुआ ने कहा है कि चीन भारत से लड़ना नहीं चाहता और भारत चीन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वक्तव्य है। वांग देहुआ का ये भी कहना है कि भारत के लिए कड़ाके की सर्दी में लद्दाख में सेना को फौज को तैनात रखना आसान नहीं होगा। सर्दियों से पहले ही बातचीत से विवाद का हल निकल सकता है, तो निकाला जाना चाहिए। बहरहाल हम अब भी कह रहे हैं कि सिर्फ फौजी कमांडरों के स्तर पर, सिर्फ राजदूत के स्तर पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर यह समस्या हल होने वाली नहीं है। पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, नेपाल की तरफ से हो, चीन की तरफ से हो, अरुणाचल तक है। वक्त रहते हमें चेतना होगा और बहुत ऊंचे, सबसे ऊंचे स्तर पर, आफ्टर ऑल प्रधान सेवक और चीनी राष्ट्रपति तो दोस्त हैं ना, मिलते भी रहे हैं एक दूसरे से, बहुत दफ़े मिले हैं।
इस स्तर की जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इस समस्या का जो हल है निकलना मुश्किल दिखाई देता है। वाकई लंबे दौर तक हमें तैयार रहना होगा। लेकिन प्रधान सेवक है कि वो बिल्कुल खामोश हैं इस पर, जैसे अक्सर वो बहुत ही अहम मसलों पर खामोश रह जाते हैं। उनके मुंह से तो चीन नाम का शब्द भी नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों। रोज़ की तरह विनोद दुआ शो का समापन एक कविता से। मेरे आज के कवि हैं अविनाश दास। अविनाश दास यूँ तो फिल्म डायरेक्टर हैं, इनकी भी हाल ही में फिल्म आई थी अनारकली ऑफ आरा। उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर इनकी एक सीरीज़ आई शी। इससे पहले ये पत्रकार थे, मेरे कलीग रहे हैं बहुत सालों तक। अविनाश दास लिखते भी बहुत उम्दा हैं। तो उनकी ये कविता मेरे सामने आई, ये इन्होंने मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब उनकी याद में लिखी है और रात भर जाग कर काटी और सुबह 5:30 बजे के करीब मुकम्मल करी ये कविता। तो उनकी कविता तो राहत इंदौरी साहब को समर्पित है। हम आपको एक कविता सुनाते हैं अविनाश दास की। अर्ज किया है, राहत इंदौरी साहब के लिए लिखते हैं, श्रद्धांजलि है उनकी। अर्ज किया है, अगर मगर में रहोगे तो किधर जाओगे, अगर मगर में रहोगे, असमंजस में ही रहोगे, अगर मगर में रहोगे तो किधर जाओगे, मिलेंगे जालिमो वहशी ही जिधर जाओगे, मिलेंगे जालिमो वहशी ही जिधर जाओगे। बचा के दिल को भी बचा के नहीं रख सकते, बचा के दिल को भी बचा के नहीं रख सकते, उड़ेल दोगे ज़माने में तो भर जाओगे। अब आगे की शेर ज़रा सुनिए ध्यान से, बहुत उम्दा शेर है। किताब पढ़ते हुए नींद में जाना वरना, किताब पढ़ते हुए नींद में जाना वरना, सुबह उठोगे तो अखबार से डर जाओगे, सुबह उठोगे तो अखबार से डर जाओगे। किताब पढ़ते हुए नींद में जाना वरना, सुबह उठोगे तो अखबार से डर जाओगे। आईना देखते रहने की आदतें डालो, बहुत खूबसूरत, आईना देखते रहने की आदतें डालो, निगाह खुद पे रहेगी, निगाह खुद पे रहेगी तो संवर जाओगे। क्या बात है। आगे लिखते हैं आखिर में, हमारी कब्र से निकलेगी शायरी अब भी। ये इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि है, राहत इंदौरी साहब को। हमारी कब्र से निकलेगी शायरी अब भी, हमें मरा हुआ समझोगे तो मर जाओगे, हमें मरा हुआ समझोगे तो मर जाओगे। अगर मगर में रहोगे तो किधर जाओगे, मिलेंगे जालिमो वहशी ही जिधर जाओगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।